हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे आपको पता है, लगातार हम इस सीरीज में आपसे लगातार डिस्कस कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसी क्रम में जो नए बच्चे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम क्या है, ये कैसे होता है, इनका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करते हैं, उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। यानी आप कह सकते हो जिनको बिल्कुल नहीं पता वो इस सेशन में जुड़ेंगे और ये आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। आइए, जो आपके मन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में बहुत सारे डॉट होते हैं, हम उन्हीं सारे डॉट्स को आज लेके आया हूँ और बारी बारी से एक एक डॉट्स को हम आपसे कवर करने वाले। जितने भी डॉट्स आपके साथ जो इसमें डॉट आपके कवर किए जाएंगे, साथ के साथ एग्जाम के पैटर्न को भी डिस्कस किया जाएगा। आइए, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ सबसे पहले तो ये बीटेक डिप्लोमा के लिए है और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों तरीके के एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए, क्या एसएससी जेईई क्या है? एसएससी जेईई के एग्ज़ाम देखिए, एक सेंट्रल एग्ज़ाम है। ये क्या है कि सेंट्रल एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करती है और एसएससी के द्वारा कंडक्ट होता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एसएससी इसको कंडक्ट करता है। कौन? एसएससी। ओके, इसके अंदर जितने भी पोस्ट होंगे वो सब सेंट्रल लेवल पे होंगे और जो पोस्टें होती हैं, जैसे कि अगर बात करें पीडब्ल्यूडी की पोस्टें होती हैं, उसके बाद आपको सीपीडब्ल्यूडी की पोस्टें होती है, उसके बाद हम बात करें आपका बीआरओ की पोस्टें होती हैं, एमईएस की होती है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की होती है, फड़क्का की होती है। तो बहुत सारे पोस्टें इनके अंदर होती है सेंट्रल लेवल पे, है ना। चलिए, अगर आपको आरआरबी का पता होगा तो वो भी एक सेंट्रल जॉब है, ये भी एक सेंट्रल जॉब है। आई होप सो एसएससी के बारे में, एसएससी जेईई के बारे में आपने समझा। नाउ, इसमें जो ब्रांच एलिजिबल है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एलिजिबल है। इसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी को हटा दिया गया, इसमें नहीं, इसको सीट इसमें दिया जाता है। चलिए, दूसरा कौन है एलिजिबल इसके लिए? चलिए, तो दूसरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे के लिए, इसके लिए जो एलिजिबल है वो है बीटेक और डिप्लोमा। ये दोनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। ये क्या है? बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही बच्चे एलिजिबल है। और मैं बात करूं डिपार्टमेंट की, अगेन इलेक्ट्रिकल, है ना, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये डिपार्टमेंट आपके एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। नाउ, क्या अपीयरिंग अलाउ है? नेक्स्ट बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या अपीयरिंग अलाउ है, तो हम इन पे भी चर्चा करेंगे अभी। बिल्कुल, जो तीसरा क्वेश्चन है, अपीयरिंग अलाउ है? यस, अपीयरिंग अलाउ होता है। ऐसे एग्जाम में अपीयरिंग अलाउ होता है। किस टाइप का अपीयरिंग? कोई 6 सेमेस्टर में, कोई 8 सेमेस्टर में, कोई 7th में। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपीयरिंग, अगर आप बीटेक हो तो आप 7th एंड 8th सेमेस्टर में इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 7वें और 8वें सेमेस्टर में इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा है, अगर आप क्या हैं, डिप्लोमा है, तो 5th एंड 6th सेमेस्टर में इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 5th एंड 6th सेमेस्टर में इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब रही बात कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं, वो कहाँ से भरेंगे? तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपको एग्रीगेट, आज मान लो कि 5th सेमेस्टर तक, 6th सेमेस्टर तक का जो भी एग्रीगेट है ना, तो या आपके रिजल्ट नहीं आए हैं, फॉर्म आ गए, तो जो भी एग्रीगेट बन रहे हैं वही मार्क्स आपको एक एस्टिमेटेड मार्क्स डालना होता है ना। क्योंकि सर वो तो कन्फ्लिक्ट करेगा जब इंटरव्यू में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो चेंज हो जाएगा उस टाइम, तो क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, आपको एसएससी एक ऐसा लिमिटेशन देती है, उस डेट तक एग्जाम के आपके रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए, आपके डिग्री। यानी समझिए, चाहे आप 7th या 8th सेमेस्टर में 4 हो, या 5th या 6th सेमेस्टर में डिप्लोमा हो, या फिर अभी भी आपने पास आउट हुआ है और वैकेंसी आ गई है, तो आपके एक एस्टिमेटेड एवरेज मार्क्स आपको डालना होगा। साथ के साथ अगर यहाँ पे जाते हैं तो एसएससी ये भी कहेगा कि अब ये एस्टिमेटेड डाल दिया, अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया तो आपको एसएससी ये कहेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मान लो मैं कहता हूं कि 6 महीने 8 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका होना है, आज से अगर एग्जाम भी स्टार्ट होता है तो वो एक डेट दे देगी कि चौथे महीने के 15वां तारीख तक आपके रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए और वही रिजल्ट आप लेके जाते हो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बहुत बच्चे के ये भी डाउट होते हैं मन में कि क्या 12th, अगर यहां मैं बात करूं कि क्या
12वीं के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा करता है वो एलिजिबल है, एकदम 200% एलिजिबल है। अगर आप 12वीं के बाद किए हो तो कोई गुनाह नहीं कर दी, आप एलिजिबल हो। बहुत फ्रिक्वेंट ये क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मिलता है, तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्या है, यस। आप 12वीं के बाद बेशक इसके कभी भी एग्जाम जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो एलिजिबल है, और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। एक चीज और मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि 12वीं के बाद डिप्लोमा है या फिर 3 साल का डिप्लोमा है, ये दोनों एलिजिबल है। नाउ इसके अंदर एक पोस्ट ऐसी होती है जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES की पोस्ट। जो MES की पोस्ट होती है इसमें बीटेक तो सीधे अलाउ है, बीटेक इस पोस्ट पे, बाकी सब पोस्ट पे आप डिप्लोमा बीटेक सब अलाउ है, लेकिन जो MES की पोस्टें होती है इसमें बीटेक वाला तो हमेशा अलाउ है, लेकिन जो डिप्लोमा वाला है, यहाँ पर जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो डिप्लोमा बच्चा है उसको डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बच्चा ये भी कहता है कि सर ये एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, है ना। तो देखिए कंसर्न जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर सिविल हो, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट तो आपको सर्टिफिकेट देगी। अगर आप प्राइवेट में है, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर लिए वो सर्टिफिकेट लेके चले गए, नहीं वैसे होगा, वो उसी डिपार्टमेंट में यानी कंसर्न डिपार्टमेंट होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में आपने पढ़ा है, जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब कर रहे हो, वो उसी से कंसर्न हो, और उसी से अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो ये आपके लिए वैलिड होता है, तब आप इसके लिए क्या हो, वैलिड हो 2 साल। ये किस पोस्ट के लिए, सिर्फ MES के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीटेक भी एलिजिबल है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम पैटर्न क्या है और इसके सिलेबस क्या है ना। इसमें एग्जाम सिलेबस क्या है और इस एग्जाम के पैटर्न क्या है, हम एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं, जी। आइए मैं यहाँ पे इनकी चर्चा एक बार कर लेता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर मैं बात करूं SSC JEE की, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ SSC JEE की, तो SSC JEE 2 चरणों में होने वाला एक एग्ज़ाम है ना। SSC JEE टेक्निकल बच्चों के लिए 2 चरणों में एग्जाम होने वाला एग्ज़ाम है। ये होता है आपका, इनमें पेपर 1 होता है ना, इसके अंदर पेपर 1 होता है और 2 पेपर होते हैं मेनली, यहाँ पे 2 पेपर होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर बहुत टफ नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। पेपर 1 भी यहाँ 2 भागों में बंटते हैं, यानी जब आप पेपर देते हो, अब ये भी बात है पेपर 1 कब होता है, पेपर 2 कब होता है, ये भी बच्चा बहुत बार गलता है। इसके बीच लगभग 2.5 मंथ्स का क्या होता है, गैप होता है, लगभग 2.5 महीने का गैप होता है, लगभग कितने महीने का, 2.5 महीने का गैप आपको मिल जाता है। आइए अगर मैं यहाँ बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, यहाँ अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और नॉन टेक भी होते हैं, नॉन टेक भी होता है, ये भी 100 क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल भी 100, नॉन टेक भी 100। इस एग्ज़ाम के लिए टोटल आपको कितने दिए जाते हैं, 2 घंटे, मिक्सअप दोनों लगा के आपको कितना, 2 घंटे दिए जाएंगे, दोनों लगा के आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये एग्ज़ाम 2 घंटे की तो है, साथ के साथ ये 200 क्वेश्चन की भी एग्ज़ाम है, साथ के साथ क्या है, 200 क्वेश्चन की भी एग्ज़ाम है। ओके, आइए और भी कुछ की चर्चा कर लेते हैं। 100 अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का पूछा जाएगा, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि नॉन टेक में, नॉन टेक के अंदर कुछ लिमिटेड चीज़ें आती है जिसमें मैथ्स तो नहीं आती, दिमाग में रखना है। इसमें क्या आती है, रीजनिंग आता है आपको, है ना। अब इसको भी एनालिसिस कर दूं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आ जाते हैं, तो 100 में 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग ही आ गया, तो इसका मतलब बचा कितना, इसका मतलब नॉन टेक में अब 50 बचे। अब नॉन टेक में 50 जो बचा, तो आप ये देख लो, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्लस अब उधर जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट आ जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्लस करंट अफेयर्स, ये सब मिला के भी कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, ये भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन इधर हो गए और 100 क्वेश्चन इधर हो गए, तो 200 क्वेश्चन है। आपको स्पीड बहुत अच्छा मेंटेन करना होगा क्योंकि 2 घंटे का ही समय होता है।
जब यहाँ पे पेपर क्वालिफाई करते हो, सपोज दैट आप ये लगा लो ऑन एन एवरेज, मैं ये भी बता देता हूँ आज के डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एस्टिमेटेड जो इलेक्ट्रिकल का कटअप है ये लगभग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में जो होते हैं वो 140 से लेके 150 तक वेरी करता है, 150 तक वेरी करता है। और कभी कभी तो अभी 130 से अंडर ही रह गया, तो कभी कभी 130 भी जाता है, कभी 140 भी जाता है। ये क्वेश्चंस के वेरिएशन पर निर्भर करता है, टफनेस पे निर्भर करता है, सीट कितनी है इन पे भी निर्भर करता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात कर दूं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक समान कटअप जाता है हमेशा, तो कभी 130 कटअप के आसपास, 127 भी रहा था लास्ट टाइम, कभी 140 के आसपास, एक बार बहुत बार जो पहले है 150 तक गया। लेकिन ये 150 जो वो मार्क्स हैं नॉर्मलाइज, मतलब कि आप समझो कि कभी आप 100 क्वेश्चन का एग्जाम दिया, आपने 50 ही सही किए, सही किए 50 और कुछ एक गलती किए, तो ओवरऑल 50 बना। जब ये नॉर्मलाइज, आप ये मानो कि जब इसका नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ता है, 50 के बदले 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर बहुत आसान पेपर रहा तो एक नंबर ही बढ़ता है। अगर आपका पेपर टफ है, 100 में आपने 50 ही बनाए तो 50, 55, 60 हो जाते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। तो ये वही नॉर्मलाइज मार्क्स है जो 60 को इंडिकेट करा, 130, 140। इसमें चूंकि वैकेंसी थोड़ी सिविल की मात्रा में सिविल के तुलना में कम होती है और बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, दो बच्चे उसी पे फाइट कर रहे होते हैं सिविल मैकेनिकल के। ना सिविल वाला बच्चे के लिए कट ऑफ जो है अलग अलग जाता है, कभी 125 भी जाता है, कभी 110 भी जाता है, कभी 120 भी जाता है। तो ये सिविल की कट ऑफ है ना, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए नाउ अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, पेपर 2 में जो है कन्वेंशनल पेपर होता है, यानी रिटेन एग्जाम होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा। सर रिटेन एग्जाम के मतलब अपने कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे सिविल वाला बच्चा हो, मैकेनिकल वाला बच्चा हो या फिर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा होगा। अब और बात रही, सर ये पेपर कैसा होता है, देखिए ये पेपर भी 2 घंटे का होता है, इस पेपर में भी 2 ही घंटे मिलेंगे, लेकिन ये 2 घंटे का पेपर 300 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का पेपर कैसे होता है, 300 मार्क्स का। सर ये लिखना कैसे होता है, जैसे आप सेमेस्टर के एग्जाम में लिखते हो, जस्ट इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पे लिखना होगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो 2 घंटे में 300 मार्क्स के होते हैं। तो सर क्वेश्चन तो लगभग आपको 20 क्वेश्चन एस्टिमेटेड एक डाटा है, तो टोटल लगभग कभी 20-22, किसी को एक में 3 दे दिया, कभी एक में 2 दिया, क्योंकि टोटल एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 नंबर का लगभग होता है। टोटल देखिए 300, इसका बटा डिवीजन कैसा होता है, 300 मार्क्स के टोटल हो गए, 60 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। एक मतलब एक ही क्वेश्चन 60 नंबर का नहीं आएगा, एक नंबर वाला क्वेश्चन 60 नंबर का। अब उस एक में भी क्या होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, तो 15 चौके 60। कभी एक में 3 ही होगा, कभी एक में 5 भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 60 नंबर के 5 सेगमेंट में बटेंगे, आपको सब में अथवा में भी दिया रहेगा, तो किसी एक को बनाते बनाते आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से ध्यान समझिए मेरी बातों को, है ना। यानी 60 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। अब ये 5 क्वेश्चन ही 5 पे नहीं सीमित होगा, किसी में 4 होगा, है ना, किसी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी इसमें 4 भी क्वेश्चन होंगे, फिर अगले में 4 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले में 4 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले में 4 क्वेश्चन होंगे, ऐसे करके। यानी क्वेश्चन 1 में, यहाँ मैं बताऊं, क्वेश्चन 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में 4 क्वेश्चन, तो 5 का 20 क्वेश्चन हो गए ना टोटल, है ना, 20 क्वेश्चन हो गए। तो 20 क्वेश्चन इस तरीके से आपको तैयार कर लेता है जी, 20 क्वेश्चन इस तरीके से तैयार करते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 अलग अलग हो सकता है, 5, 6, इसमें 5, 6 दे देगा, तो वो कभी कभी 5 भी दे देता है, कभी 6 देता है। और ऑप्शन में टोटल सिर्फ 5 ही नहीं रहेंगे, 5 ही बनाना नहीं, एक और मिलेगा आपको, 6 क्वेश्चन मिलेगा, उन 6 में से किसी 5 को आपको बनाना है। तो इस तरीके से एक रफ डाटा हमने बताया कि आपके एग्जाम का कैसा पैटर्न होता है, लगभग 2.5 महीने का गैप होता है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अब इंटरव्यू तो होता नहीं, इंटरव्यू वाला सीन तो खत्म हो गया, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी, सीधे इसके बाद क्या होगा, डीवी होता है। तो आई होप सो एग्जाम के पैटर्न आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी पोस्ट होती है। देखिए इसके अंदर जो होती है CPWD की पोस्टें होती हैं, ये खासकर दिल्ली वगैरह अच्छे सेंट्रल में आपको इसके जॉब मिलते हैं, ठीक है ना। ये जबकि BRO की भी पोस्टें होती हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको खासकर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उधर बॉर्डर की तरफ जो रोड वगैरह बनते हैं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये उस टाइप का फरक्का की है, फरक्का डैम है ना,
जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फड़क्का की हैं, MES की पोस्टें हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो आर्मी कैंप होते हैं ना, उसमें भी इंजीनियर्स की नीड होती है, तो इसलिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये MES की पोस्टें भी होती है इसमें यहाँ पे, है ना। उसके बाद NTRO की भी सीटें होती है ना, और रिसर्च वाला फील्ड का होता है, तो यहाँ भी सीटें होती है। तो बहुत सारी इस तरीके का और भी काफ़ी पोस्ट है, इस बार तो खासकर और भी कुछ पोस्टें ऐड की गई है। नेक्स्ट है, इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहता है। अगर आप बात करोगे कि सर यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहता है, तो देखिए ये सैलरी लगभग वही RRB JEE के आसपास रहता है। आपको ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेनिंग में तो कम ही मिलता है, पर ये सैलरी लगभग आपको 50,000 से 55,000 के रेंज में आपको ये सैलरी मिलता है। ये सैलरी जो है 50 से 50, ट्रेनिंग में तो कम मिलेगा, जब शुरुआत की दौर में ट्रेनिंग होती है तो कम मिलता है, पर आने वाले टाइम में ये सैलरी आपको 50 से 55 होता है। फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता चला जाता है और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुका है, लेकिन इसके लिए अगर बेहतर करना है तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए लगातार वर्क करती है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार आपसे जुड़ा हुआ है, लगातार हमारे ऐप पे यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस आती हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को, जहां पे बेहतर कोर्स कंटेंट, अगर बात करें ना एनिमेटेड क्लास की, हमने बेहतर तरीके से शुरुआत किया और वही चीज़ें अब मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमने एक बेहतर तरीके से शुरुआत से ही हर कंटेंट को बहुत विजुअलाइज वे में आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश किया, और वही कंटेंट है जो आज बच्चों का इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला। उम्मीद करते हैं हर बच्चे तक हमारा वो कंटेंट पहुंचे जिससे बच्चों के एकदम माइंड में छपने वाली कहानी आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप कोर्स से भी जुड़ें और चीज़ों को सीखें। अगर ऑलरेडी तैयार है, मुझे नहीं लगता कि जो तैयार किया है वो इतने क्वेश्चंस का जवाब तो ऑलरेडी उनको पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर नए हैं, आप लोग अभी सेमेस्टर पास आउट हुए हैं या कुछ फ्रेशर है पास आउट जस्ट हो गए, तो आप लोग को इनके बारे में जानना चाहिए। आप कोर्स कंटेंट से जुड़िए अगर आपने तैयारी नहीं की हुई है, और बहुत बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिलने की गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुका है। हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।